सोशल साइंस क्लास 8 ज्योग्राफी। इसमें हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। अब इस लेसन में हमने दो संसाधनों के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है हमारे पिछले दो वीडियो में, भूमि और मृदा के बारे में। अब इस वीडियो में हम जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। In this video, we will learn about water, water cycle, water available for human use, distribution of water on earth, distribution of fresh water, how human use fresh water, causes of shortage in supply of fresh water, problem of water availability and water conservation। इस वीडियो में हम कुछ चीज़ों के बारे में सीखेंगे जिनमें मेन है जल, जल चक्र, मानवीय उपयोग के लिए जल की उपलब्धता, पृथ्वी पर जल का वितरण, पृथ्वी पर अलवणीय जल का वितरण, अलवणीय जल को मनुष्य किस प्रकार से प्रयोग करता है, अलवणीय जल की उपलब्धता में कमी के कारण, जल की उपलब्धता की समस्या और जल संरक्षण के उपाय। वाटर, जल। Water is the most important natural resource as it is the base of all types of lives present on the earth। हम सब जानते हैं कि जल हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि हमारी पृथ्वी पर जो भी जीवन का रूप है वो जल के कारण ही संभव है, उसका आधार जल है। अबाउट 71% ऑफ द एरिया ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर। लगभग 71% भाग, हमारे जो अर्थ की सरफेस है उसका 71% भाग जल से ढका हुआ है। वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, वाटर गेट रिन्यूड बाय वाटर साइकिल। हम जानते हैं कि जल एक नवीकरणीय संसाधन है और जल का नवीकरण किस तरह से होता है? जल का नवीकरण जल चक्र के द्वारा होता है। जल चक्र क्या है ये हमने पहले पढ़ा हुआ है 7th क्लास में, एक बार इसको फिर से समझ। वाटर साइकिल, जल चक्र। जल चक्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल, जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल और फिर से जलमंडल, इनके बीच में चक्राकार रूप में घूमता रहता है और इसमें मेनली कुछ प्रक्रियाएं, कुछ प्रोसेस शामिल रहते हैं जो इसको मेंटेन रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एवापोरेशन, वाष्पीकरण। पृथ्वी पर जो जलमंडल में जो भी जल पाया जाता है वो सूर्य की किरणों के कारण वो वेपर्स में बदल जाता है, जलवाष्प में बदल जाता है और वो जलवाष्प वायुमंडल में पहुंच जाती है। एवापोरेशन इज द प्रोसेस इन विच द वाटर ड्रॉपलेट्स आर कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर्स। अब ये वाटर वेपर जब वायुमंडल में पहुंचती हैं वहाँ ऊंचाई बढ़ने के कारण तापमान कम हो जाता है और उस कम तापमान पर ये वाटर वेपर फिर से वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को हम संघनन या कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस इन विच वाटर वेपर्स आर अगेन कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। अब वहाँ पर जब ये जल की बूंदों में परिवर्तित हो गया तो वायु की तरंगें इनको नहीं संभाल पाती और इसको ये धरती पर भेज देती हैं प्रेसिपिटेशन के रूप में, वर्षण के रूप में। जल का या वायुमंडल की आर्द्रता का वर्षा की बूंदों के रूप में अथवा हिम के रूप में धरती पर आना वर्षण कहलाता है। ये स्नोफॉल के रूप में हो सकता है, रेनफॉल के रूप में हो सकता है, हेल्स, ओलों के रूप में हो सकता है, मतलब किसी भी रूप में वो आर्द्रता वापस धरती पर आ जाती है तो हम उसको वर्षण कहते हैं। अब वो धरती पर जब नदियों के रूप में आती है बहकर फिर वो सागर में चली जाती है, सागर में ही, और कुछ जल रिसकर ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड वाटर लेवल के रूप में हो जाता है, वहाँ उसका कलेक्शन हो जाता है। यहाँ से जलमंडल से फिर से एवापोरेशन की प्रक्रिया होती है, फिर से जल ऊपर वायुमंडल में चला जाता है और इस तरह से ये एक साइकिल, एक चक्र बन जाता है जिसमें जल, जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल के बीच में घूमता रहता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम वाटर साइकिल कहते हैं और इस वाटर साइकिल के कारण ही जल एक नवीकरणीय संसाधन है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है क्योंकि उसका नवीकरण होता रहता है, वो रिन्यू होता रहता है, वो बार बार हमें प्राप्त होता रहता है। वाटर अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज़, मानवीय उपयोग के लिए उपलब्ध जल। पृथ्वी पर जो जल है, देखने में तो पृथ्वी पर बहुत जल है, 71% पृथ्वी जल से ढकी हुई है और जैसा हमने 6th क्लास में ही पढ़ा था कि पृथ्वी को हम ब्लू प्लेनेट, नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि दूर से देखने पर पृथ्वी हमें नीली दिखाई पड़ती है। पृथ्वी पर इतना जल है कि ये हमें नीली दिखाई देती है अंतरिक्ष से, लेकिन उस नीले जल ग्रह पर रहकर भी हमारे लिए कितना जल अवेलेबल है उसको अब हम देखते हैं। ओशन वाटर इज सैलाइन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। पृथ्वी पर जो ये 71% जल है इसका अधिकांश भाग ऐसा है जो ओशन वाटर है, महासागरीय जल है और ये खारा होता है। खारा जल मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अबाउट 97.5% ऑफ द टोटल वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज ओशन वाटर और सैलाइन वाटर। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का 97.5% ऐसा है जो कि सागरीय है और जो लवणीय है, खारा जल है।
ओनली 2.5% ऑफ द टोटल वाटर इज फ्रेश वाटर। केवल 2.5%, केवल 2.5% जल ऐसा है जो कि अलवणीय जल है या ताज़ा जल है जो मनुष्य उपयोग कर सकता है। मैक्सिमम पोर्शन ऑफ दिस फ्रेश वाटर इज अनअवेलेबल फॉर ह्यूमन एज इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ परमानेंट आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स। और इस 2.5% का भी अधिकांश भाग ऐसा है जो मनुष्य के लिए उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये सदा जमी रहने वाली बर्फ़ की चादरों के रूप में या हिम नदियों के रूप में है। तो ये जो 2.5% जल है, इसका भी अधिकांश भाग ऐसा है जो कि मनुष्य जिसको प्रयोग नहीं कर सकता। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन दी अर्थ, पृथ्वी पर जल का वितरण। अब यहाँ पर देखो, इसमें दिखाया गया है कि जो पृथ्वी पर टोटल जल है उसका 97.5% ऐसा है जो सॉल्ट वाटर है, जो खारा पानी है, लवणीय जल है। ओनली 2.5% वाटर इज फ्रेश वाटर। केवल 2.5% पानी ऐसा है जो कि अलवणीय है, जो ताज़ा जल है। अब इस 2.5% को जब हम 100% मान के देखते हैं तो इसमें से 69.5% ऐसा है जो आइस शीट्स या ग्लेशियर्स के रूप में है, जो बर्फ़ की चादरों, हिम चादरों के रूप में या हिम नदियों के रूप में है। तो वो हिम चादरें, हिम नदियाँ हमारे लिए उपयोगी नहीं है, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। ग्राउंड वाटर इज ओनली 30.1%। जो भूमिगत जल है, जो जमीन के नीचे पाया जाता है, भौम जल है, वो 30.1% है। और 0.4% जल ऐसा है जो कि सरफेस वाटर है। सरफेस वाटर मीन्स रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, सॉइल मॉइस्चर आदि के रूप में जो पाया जाता है। तो जो हम उपयोग कर सकते हैं वो केवल ये 30.1% ग्राउंड वाटर है जो हम यूज़ कर सकते हैं, या ये केवल 0.4% सरफेस वाटर है जिसे कि मनुष्य यूज़ कर सकता है। So the water available for human use is only this groundwater and the surface water, and the amount of this available water is very low. Distribution of fresh water, अलवणीय जल का वितरण, पृथ्वी पर ताज़े जल का, अलवणीय जल का वितरण। इसको सिंपल तरीके से समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया है। टेक 2 लीटर ऑफ वाटर, लेट इट रिप्रेजेंट द टोटल वाटर ऑन द surface of the earth. Measure out 12 spoons of water from this vessel into another bowl. The water that is left behind in the vessel represents the salty water found in the oceans and seas. This water is obviously not fit for consuming as it is saline, contains salts. 2 लीटर पानी लीजिए और ये मान लीजिए कि ये 2 लीटर पानी पृथ्वी पर पाया जाने वाला पूरा जल है। पृथ्वी पर जितना भी पानी पाया जाता है उसको हम यहाँ 2 लीटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस 2 लीटर पानी से 12 चम्मच पानी अलग कर कर एक दूसरे बर्तन में रख लीजिए। अब जो ये बचा हुआ पानी है, ये पानी वो पानी है जो कि पूरी पृथ्वी पर पाया जाता है, समुद्रों में, सागरों, महासागरों में। तो ये वाटर सैलाइन होता है, लवणीय है, खारा है, इसलिए ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है। अब जो हमारे लिए उपयोगी हो सकता है वो जो 12 चम्मच पानी हमने अलग किया है वो है। द 12 स्पून्स ऑफ वाटर दैट वाज टेकन इन ए बाउल इज द टोटल अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ। ये 12 चम्मच पानी वो है जो कि पृथ्वी पर अलवणीय या ताज़ा जल है जिसको मनुष्य उपयोग कर सकता है। लेकिन ये 12 चम्मच का भी एक अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे लिए कितना जल उपलब्ध है। 9 स्पून्स आइस कैप, इस 12 चम्मच में से भी 9 चम्मच पानी ऐसा है जो कि बर्फ़ की चादरों के रूप में है, जो पर्वतों की चोटियों पर बर्फ़ छाया हुआ है, बर्फ़ ढका हुआ है, या जो कुछ हमारे आइलैंड ऐसे हैं जो बर्फ़ से कवर्ड हैं, जैसे ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है। तो ये आइस कैप है, परमानेंट आइस कैप है, ये पानी हम यूज़ नहीं कर सकते। 9 स्पून निकल गया, अब केवल 3 स्पून पानी हमारे पास बचा है। इस 3 स्पून में 2 स्पून ग्राउंड वाटर है, ये भूमिगत जल है। इस पानी को हम यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम हैंड पंप, ट्यूबवेल आदि के द्वारा निकालते हैं। हाफ स्पून पानी इस फ्रेश वाटर लेक्स, आधा चम्मच पानी ऐसा है जो कि ताज़े जल की झीलों के रूप में है। 1 ड्रॉप इन रिवर्स, एक बूंद पानी ऐसा है जो नदियों के रूप में है। और एक बूंद पानी जो बचा रह गया है वो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के रूप में या सॉइल मॉइस्चर के रूप में, मिट्टी की नमी के रूप में, वायुमंडलीय नमी के रूप में पाया जाता है। तो जो हमारे पास यूज़ करने के लिए बच रहा है वो हार्डली 3 स्पून पानी है, केवल 3 चम्मच पानी है। और इसीलिए हम देखते हैं कि नीले ग्रह पर रहने के बावजूद भी हम पानी की कमी, पानी की समस्याओं का सामना करते हैं। हाउ ह्यूमन यूज़ फ्रेश वाटर, मानव ताज़े जल का उपयोग किस प्रकार करता है। फर्स्ट इज ड्रिंकिंग एंड कुकिंग फूड, पीने में और भोजन पकाने में। अदर डोमेस्टिक वर्क सच एज वॉशिंग क्लॉथ्स, क्लीनिंग हाउसेज, वाटरिंग प्लांट्स एक्सेट्रा, अन्य घरेलू कार्य जैसे कि कपड़े धोना, घर साफ करना, बर्तन साफ करना, पौधों को जल देना आदि। इरिगेशन इन फार्मिंग, खेती में सिंचाई के लिए जल का प्रयोग किया जाता है।
यूज़ ऑफ वाटर इन इंडस्ट्रीज़, उद्योगों में भी फैक्ट्रियों में जल का प्रयोग किया जाता है। जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, जल विद्युत उत्पादन में जल का प्रयोग किया जाता है। तो वैसे तो जल के बहुत से उपयोग हैं, लेकिन ये कुछ मुख्य उपयोग हैं जिनमें हम ताज़े जल को प्रयोग करते हैं। एक्टिविटी, एन एवरेज अर्बन इंडियन यूजेज अबाउट 150 लीटर ऑफ वाटर एवरी डे। यहाँ हम एक जनरल से एक्टिविटी देखते हैं कि किस प्रकार जल का हम उपयोग करते हैं। एक औसत शहरी भारतीय लगभग 150 लीटर पानी प्रयोग करता है, और वो 150 लीटर पानी को कहाँ कहाँ यूज़ करता है। ड्रिंकिंग में 3 लीटर, कुकिंग 4 लीटर, बाथिंग 20 लीटर, फ्लशिंग 40 लीटर, वॉशिंग क्लॉथ्स 40 लीटर, वॉशिंग यूटेंसिल्स 20 लीटर एंड गार्डनिंग 23 लीटर्स। तो इस तरह से एक एवरेज इंडियन, अर्बन इंडियन 150 लीटर जल को यूज़ कर लेता है, पानी को यूज़ करता है। कैन यू सजेस्ट सम वेज टू ब्रिंग डाउन दिस अमाउंट? क्या इसको कम करने के लिए हम कुछ सुझाव दे सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं? तो ऐसे तो बहुत से सुझाव हो सकते हैं, कुछ कॉमन जो यहाँ पर हम एक सजेशन दे सकते हैं, जैसे कि जो वॉशिंग यूटेंसिल्स का 20 लीटर वाटर है, 20 लीटर पानी जो बर्तन धोने का यूज़ होता है उसको हम गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं, उसको पौधों को दे सकते हैं। इसी तरह से बाथिंग और फ्लशिंग क्लॉथ्स 20 और 40 लीटर का ये पानी है, इसको हम फ्लशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, सीवेज में यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह वाटर कंजम्पशन को हम कुछ बचा सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। कॉजेज ऑफ शॉर्टेज इन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर, ताज़े जल की आपूर्ति में कमी के कारण। ताज़े जल की जो आपूर्ति हो रही है, जो हमें ताज़ा जल अवेलेबल है उसमें हम कमी महसूस कर रहे हैं, तो उसके क्या कारण हैं? द फर्स्ट इज़ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और इस बढ़ती हुई जनसंख्या की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, इनकी ड्रिंकिंग एंड कुकिंग नीड्स को पूरा करने के लिए हम ज़्यादा पानी की आवश्यकता है, और उतना पानी हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। राइजिंग डिमांड फॉर फूड क्रॉप्स, as population is growing, so to fulfill the food requirement of this increasing population, more and more food crops are growing, and for these food crops more irrigation is required, so more supply of fresh water is required. अब क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती हुई जनसंख्या की भोजन की आवश्यकता पूरा करने के लिए अधिक खाद्य फसलें उगानी पड़ रही हैं, और उन खाद्य फसलों को फिर अधिक जल सिंचाई के लिए हमें चाहिए, और इसीलिए जल की हम शॉर्टेज फील कर रहे हैं। राइजिंग डिमांड फॉर कैश क्रॉप्स, कैश क्रॉप नकदी फसलें, जिन फसलों को हम उद्योग धंधों में रॉ मटेरियल की तरह से यूज़ करते हैं, या जिनको हम कैश प्राप्त करने के लिए, नकदी प्राप्त करने के लिए उगाते हैं, उनको हम कैश क्रॉप्स कहते हैं। अब इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो कैश क्रॉप्स की डिमांड भी बढ़ रही है, और फिर वही बात है कि अधिक हम क्रॉप्स उगाएंगे तो उसको हमें इरिगेशन में ज़्यादा पानी चाहिए, और इस तरह से पानी की हम शॉर्टेज फील कर रहे हैं। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ अर्बन सेंटर्स, नगरीय केंद्रों के विस्तार की प्रक्रिया नगरीकरण कहलाती है। बहुत तेज़ी से हम देख रहे हैं कि नगरों का विस्तार होता जा रहा है, लोग बड़ी संख्या में नगरों में जाकर बस रहे हैं, और नगरों का विस्तार हो रहा है। नगरों का विस्तार होने के कारण वहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है, उसमें इस तरह का है कि वहाँ पर वाटर का यूज़ वो ज़्यादा करते हैं, पानी ज़्यादा खर्च किया जाता है, इसीलिए हम पानी की शॉर्टेज महसूस कर रहे हैं। इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का रहन सहन का स्तर अब बढ़ गया है, और बढ़े हुए स्तर, रहन सहन के स्तर में लोग ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं। प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, जल की उपलब्धता की समस्या। दो वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्स, बट इट्स ओवर यूज एंड मिस यूज मेक इट अनफिट फॉर ह्यूमन यूज एंड क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। वैसे तो हम जानते हैं कि पानी जो है वो एक नवीकरणीय संसाधन है, वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, नवीकरणीय है, और वो हमें बार बार पृथ्वी पर प्राप्त होता रहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम इसका ओवर यूज़ करते हैं, इसका हम अति विदोहन करते हैं, या इसका हम मिसयूज़ करते हैं, इसका हम दुरुपयोग करते हैं, तो हमारे सामने जल की उपलब्धता की समस्या पैदा हो जाती है। जैसे जो हम भूमिगत जल है, भूमिगत जल अगर हम अधिक मात्रा में निकालते हैं, इतना ज़्यादा भूमिगत जल को बनने में समय लगता है, जल के रिस कर पृथ्वी के भीतर तक जाने में समय लगता है, तो उतना हम उसको फिर से उसको रिप्लेनिश होने का टाइम नहीं दे रहे हैं, और हम बड़ी मात्रा में बोरिंग लगाकर पानी निकालते जा रहे हैं, तो वो ओवर यूज़ है। और दूसरा जो हमारी सरफेस फ्लो है, नदियाँ हैं, नहरें हैं, उनको हम गंदा कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए फिर फिट नहीं है, उस जल को हम यूज़ नहीं कर सकते। तो रिन्यूएबल रिसोर्स होने के बावजूद भी वाटर का ओवर यूज़ और मिसयूज़
हमारे सामने प्रॉब्लम खड़ी कर देता है कि अब हम जल कहाँ से लाएं। देयर इज ए स्कैरसिटी ऑफ फ्रेश वाटर इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर ताजे जल का अभाव है, जिनमें से कुछ स्थान हैं मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, वेस्ट यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया। ये ऐसे स्थान हैं जहाँ पर कि ताजे जल की, अलवणीय जल की कमी महसूस की जा रही है। Underground water level is decreasing as to fulfill the growing demand of water in domestic and irrigation needs. We are draining more and more water. भूमिगत जल स्तर जो है लगातार नीचे जा रहा है। जहाँ पानी की बोरिंग करते हैं, हम जमीन में हम बोरिंग करके ट्यूबवेल या हैंडपंप लगाते थे, तो अगर हमें पहले 50 फीट के बाद हमें पानी मिल जाता था, तो अभी वो हमें 100 या 120 पे जाके मिल रहा है। मतलब भूमिगत जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है और गहराई बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अपने घरेलू उपयोग के लिए और सिंचाई के लिए हम पानी निकाल ज़्यादा रहे हैं, उसका विदोहन हम अधिक मात्रा में कर रहे हैं। इंक्रीजिंग वाटर पॉल्यूशन इज कॉजिंग द डिप्लीशन ऑफ क्वालिटी ऑफ वाटर। जल प्रदूषण जो बढ़ रहा है, तो वो पानी की गुणवत्ता को समाप्त कर रहा है। पानी की मात्रा और गुणवत्ता दोनों की समस्या हमारे सामने है। जहाँ पर हम विदोहन ज़्यादा कर रहे हैं, तो वहाँ हमारे सामने क्वांटिटी की समस्या आ रही है, और जहाँ हम पानी में पॉल्यूशन कॉज कर रहे हैं, पॉल्यूशन फैला रहे हैं, तो वहाँ पर क्वालिटी की प्रॉब्लम आ रही है। सीवेज, एग्रीकल्चर, केमिकल, इंडस्ट्रियल वेस्ट एक्सेट्रा और कॉजिंग वाटर पॉल्यूशन। जो नदी नालों का पानी है, सीवेज का पानी है, वो हम अपने नहरों में, नदियों में छोड़ देते हैं। कृषि में जो हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं, वो अंडरग्राउंड वाटर को ख़राब कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो वेस्ट वाटर है, जिसका हम उसमें केमिकल रहते हैं, पॉइजनस केमिकल रहते हैं, वो सब ले जाकर नदियों में छोड़ दिया जाता है। तो उसका परिणाम ये है कि जो हमारा सरफेस फ्लो है, नदियाँ हैं, वो भी पॉल्यूट हो गई हैं, और जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है, वहाँ भी रिस रिस कर वो गंदा पानी जा रहा है, तो उसकी क्वालिटी को भी ख़राब कर रहा है। तो इस तरह से फ्रेश वाटर की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में ही हमारे सामने प्रॉब्लम्स हैं। कंजर्वेशन ऑफ वाटर। अब ये तो हमने प्रॉब्लम्स की बात की, अब हम देखते हैं इसको हम प्रॉब्लम को हम दूर कैसे कर सकते हैं, पानी को हम कैसे बचा सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, जल संरक्षण, जल की संरक्षा, जल का संरक्षण हमें कैसे करना है। Efforts should be made to increase vegetation cover to control surface flow and to replenish underground water. हमें ये प्रयास करने चाहिए कि हम वनस्पति का आवरण बढ़ाएं, पृथ्वी पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे वनस्पति लगाएं, क्योंकि जो वनस्पति का आवरण है, वो धरातल पर जो बहाव है, सतही बहाव जो है, सरफेस फ्लो, उसको नियंत्रित रखता है, और भूमिगत जल को वापस डिक्यूब होने का, उसको फिर से अपने को पुनः पूरित करने का मौका देता है। पौधों की जड़ों में जो जल ठहर जाता है, वो धीरे धीरे अंडरग्राउंड वाटर लेवल तक बदल जाता है, और इस तरह से भूमि का जल स्तर वापस ऊपर आ जाता है। तो हमें वेजिटेशन कवर को, भूमि वनस्पति के आवरण को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। इन इरिगेशन, प्रॉपर मेथड शुड बी यूज्ड टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर सच एज स्प्रिंकलर। सिंचाई में जो हम तरीके यूज़ करते हैं, उनमें पानी की वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ट्यूबवेल लगाकर बहुत सारा पानी निकाल लिया, वो क्यारियों में छोड़ दिया, उसमें एवापोरेशन के कारण, वाष्पीकरण के कारण बहुत ज़्यादा पानी की बर्बादी होती है। पानी निकलता ज़्यादा है ज़मीन से, उतना ज़्यादा पौधों तक नहीं उसका लाभ पहुंच पाता। तो हमें ऐसे तरीके यूज़ करने हैं जिससे पानी की बर्बादी को कम किया जा सके। ऐसा ही एक तरीका है स्प्रिंकलर। इन ड्राई रीजन्स ड्रिप इरीगेशन शुड बी यूज्ड। जो ड्राई एरिया है, जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, पानी कम है, शुष्क क्षेत्र है, वहाँ पर सिंचाई के लिए ड्रिप सिंचाई को यूज़ कर सकते हैं। अब ये स्प्रिंकलर और ड्रिप इरीगेशन, इसको ये है, देखो स्प्रिंकलर इरिगेशन। ये हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि खेतों के बीच में पाइप बिछाकर फव्वारे लगे हुए हैं, उन फव्वारों से पानी छोड़ा जा रहा है। तो ये कम पानी ज़्यादा पौधों तक पहुंच जाता है, और कम पानी में ही हम पौधों की अधिक मात्रा में सिंचाई कर पाते हैं। ड्रिप इरिगेशन, ये देखो यहाँ पर भी पाइपलाइन बिछा रखी है, और पाइप में पौधों की जड़ों तक छोटे छोटे छेद करके पौधों की सीधे जड़ों में पानी दिया जा रहा है, जिससे कि वाष्पीकरण से जो होने वाली हानि है, उसको रोका जा सके। अगर पूरे खेत में पानी भरा रहेगा, तो उसका एवापोरेशन ज़्यादा होता रहेगा, ज़्यादा पानी लेना पड़ेगा हमें सिंचाई के लिए, और यहाँ पर ड्रॉप ड्रॉप करके पानी डाला जाता है, तो पौधों की जड़ों तक सीधा पानी पहुँचता है, और पानी की वेस्टेज कम हो जाती है। वेस्टेज ऑफ वाटर शुड बी रिड्यूस्ड इन डोमेस्टिक वर्क। जो हमारे घरेलू काम है, उनमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पानी की बर्बादी ना करें। जैसे पीछे हमने एक्टिविटी में पढ़ा था कि जैसे हमारा बर्तन धोने का पानी है, उसको हम अपनी क्यारियों की सिंचाई में यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा नहाने का, कपड़े धोने का पानी है, उसको हम फ्लश करने में यूज़ कर सकते हैं। तो हमें पानी की बर्बादी को कम करना चाहिए, और उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ करना चाहिए। लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर पाइप्स एंड वाटर टैप्स मस्ट बी रिपेयर्ड एट ऑल द प्लेसेस।
हमारे घर में, हमारे कार्यालयों में, विद्यालय में, जहाँ भी कहीं हम देखते हैं कि पानी की लीकेज हो रही है पाइपलाइन से या टैप से, तो उसको हमें तुरंत रिपेयर कराने की व्यवस्था करनी चाहिए, उसकी मरम्मत करनी चाहिए। एवरी ह्यूमन शुड रियलाइज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन वाटर कंजर्वेशन। हर व्यक्ति को यह महसूस करना चाहिए कि जल संरक्षण में उसकी क्या भूमिका है, उसकी क्या जिम्मेदारी है, और उसको अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभानी चाहिए। हमें केवल ये नहीं समझना चाहिए कि जल संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये तो सरकार का काम है, या मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। हर व्यक्ति अगर समझेगा कि वो भी अपना योगदान दे सकता है, जहाँ कहीं हम देख रहे हैं कि पानी का टैप खुला हुआ है, उसको बंद कर दिया जाए। कहीं पानी बर्बाद हो रहा है, तो उसको अपनी तरफ से जितना हम कर सकते हैं रोकने की कोशिश करें। हम कहीं किसी नदी या झील या तालाब तक जाते हैं, तो वहाँ हम गंदगी ना डालें। तो ये सब कोशिशें हर व्यक्ति को अपनी तरफ से करनी चाहिए।